Renegade Immortal, Chapter 540. Hello, welcome back to my channel Books with AR. वांग लिन ने अपना दाया हाथ आगे बढ़ाया जिससे 13 का जिस्म उसके सामने हवा में तैरने लगा। उसने 13 की पेशानी पर इशारा किया और फिर डीमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी की एक लकीर 13 के जिस्म में दाखिल हो गई। वांग लिन का चेहरा संजीदा हो गया। 1 साल पहले उसने अंदाज़ा लगाया था कि 13 की तमाम मेरिडियंस टूट चुकी हैं और वो अब कल्टिवेशन नहीं कर सकता। ताहम अभी उसे कुछ बहुत पुलअसरार मिला। अगरचे 13 की मेरिडियंस अभी भी वैसी ही टूटी हुई थी जैसी 1 साल पहले थी और उनमें से कुछ सुकड़ भी गई थी, लेकिन किसी वजह से उसके जिस्म में बड़ी मिकदार में डीमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी जमा थी। ये डीमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी मेरिडियंस में नहीं बल्कि उसके गोश्त और हड्डियों में थी। अगर ये जारी रहा तो 13 का जिस्म कुदरती तौर पर बॉडी रिफाइनिंग स्टेज में दाखिल हो जाएगा। ताहम ये शख्स बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक को नहीं समझता था, इसलिए बहुत सी डीमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी ज़ाया हो गई थी। 13 को ये भी नहीं पता था कि डीमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी को साइकिल कैसे करना है, इसलिए अगर वो बॉडी रिफाइनिंग के रास्ते पर चलता भी तो वो ज़्यादा दूर नहीं पाता, इससे पहले कि उसका जिस्म सख्त हो जाता और वो मर जाता। अजीब है, 1 साल पहले 13 के जिस्म में कोई डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं थी, लेकिन अब वो पहले ही 2 स्टार्स तक पहुंच चुका है। वांग लिन की आंखें रोशन हो गई। वो लो युन की यादों से जानता था कि 3 स्टार्स एक रैंक होता है और 3 रैंक्स फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टिवेटर के बराबर होते हैं। उसने अपना दाया हाथ उठाया और बैठ गया। कुछ देर बाद उसकी आंखें चमकी और उसकी ओरिजिन सोल बाहर निकली और 13 की पेशानी में दाखिल हो गई। 13 और वांगलिन की रूहों का मुआजना करना ऐसा था जैसे जुगनू का मुआजना सूरज से किया जाए। वांगलिन ने आसानी से पिछले 1 साल की 13 की यादें देख ली। वांगलिन ने 13 को वो दर्द बर्दाश्त करते देखा जो आम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, और वो हर रात इस दर्द से गुजर रहा था। वो डीमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी को जज्ब करने की कोशिश का दर्द बर्दाश्त कर रहा था जब उसकी तमाम मेरिडियंस टूटी हुई थी। फिर डीमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी के उसके गोश्त में दाखिल होने का दर्द ऐसा था जैसे लाखों छोटे कीड़े उसके जिस्म को खा रहे हों। उसने इस किस्म का दर्द 1 साल से ज्यादा अरसे तक बर्दाश्त किया और एक बार भी नहीं रुका। ये सब इसलिए था क्योंकि वो हार मानने को तैयार नहीं था। वो मजबूत बनना चाहता था और वो चाहता था कि वांगलिन उसे एक बार फिर देखे। वांगलिन ने अपनी ओरिजिन सोल वापस खींच ली। वो इससे मुतासिर हुआ था। उसकी आंखें बहुत संजीदा हो गई जब उसने तैरते हुए 13 को घूरा। 13 के अज़्म ने वांगलिन की हमदर्दी हासिल कर ली थी, लेकिन 13 के ठीक होने का वाहिद रास्ता एंशिएंट गॉड टैक्टिक था, और ये ऐसी चीज़ नहीं थी जो वांगलिन किसी और को इतनी आसानी से दे देता। कुछ सोचने के बाद वांगलिन ने 13 के सीने पर इशारा किया और कुछ डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी दाखिल की। इससे 13 ने अपना मुंह खोला और वांगलिन ने एक गोली उसके मुंह में फेंक दी। 13 को गोली जज्ब करने में मदद करने के बाद वांगलिन वापस बैठ गया। 13 का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर उतर गया। एक इंसेंस स्टिक के वक्त के बाद 13 ने शिद्दत से खांसना शुरू कर दिया, और जब वो आखिरकार उठा तो उसने काले खून का एक बड़ा घूंट थूका। खून थूकने के बाद उसका पूरा जिस्म हल्का महसूस हुआ। अब तक उसे एहसास नहीं था कि वो वादी के अंदर है। वो बहुत होशियार था, इसलिए उसने फौरन अपने सामने वांगलिन को देख लिया। इससे वो बहुत पुरजोश महसूस करने लगा। जैसे ही उसने देखा वो उठा, घुटने टेके और पूरा वक्त बहुत एहतराम से रहा। 13 अनसेस्टर को सलाम करता है। वांगलिन का चेहरा पुरसुकून था जब उसने 13 को देखा और पूछा, तुमने अपने जिस्म में डीमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी कैसे हासिल की? 13 का जिस्म लर्जा। वो वांगलिन को बहुत एहतराम करता था, इसलिए उसने तेजी से वांगलिन को बताया कि उसने इस पिछले 1 साल में क्या किया था। जो उसने कहा वो बिल्कुल वही था जो वांगलिन ने यादों में देखा था, और उसने कुछ नहीं छुपाया। वांगलिन ने चुपके से सर हिलाया, लेकिन उसका चेहरा अभी भी नॉर्मल था जब उसने आहिस्ता से कहा, 13, तुम्हारे जिस्म में वो तमाम डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी तुम्हारी मेरिडियंस के बगैर बेकार है जो उसे साइकिल कर सके। एक बार जब तुम्हारे जिस्म में बहुत ज्यादा डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी जमा हो जाएगी तो तुम यकीनन मर जाओगे। 13 का चेहरा जर्द हो और उसने एक रहम तलब मुस्कान दी। उसने गहरी सांस ली और कहा, अनसेस्टर, 13 बेकार शख्स नहीं बनना चाहता। 13 जानता था कि अपने जिस्म में डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी जमा करना शायद अच्छा ख्याल नहीं था, लेकिन मेरे लिए ये महसूस करने का वाहिद रास्ता था कि मैं बदकिस्मत नहीं हूँ।
मेरे पास भी बाकी सबकी तरह डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी है। आखिर में 13 की आवाज़ धीमी हो गई और उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। वांगलिन ने 13 को देखा और काफ़ी देर बाद उसने कहा, मेरे पास एक कल्टीवेशन मेथड है जो तुम्हें अपने जिस्म के अंदर मौजूद डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने गोश्त में मुंतकिल करने की इजाज़त दे सकता है। फिर ये तुम्हारे जिस्म की ताकत को नाकाबिले तसव्वुर हद तक बढ़ा देगा। अगरचे तुम कोई स्पेल्स इस्तेमाल नहीं कर सकोगे, लेकिन तुम्हारा जिस्म मजबूत से मजबूतर होता जाएगा। ये बॉडी रिफाइनिंग मेथड है। क्या तुम सीखने के लिए तैयार हो? 13 का जिस्म शिद्दत से लर्जा। उसका चेहरा खुशी से भर गया। उसने हिचकिचाहट नहीं की और तेजी से सर हिला दिया। इतनी जल्दी हाँ मत करो। इस बॉडी रिफाइनिंग मेथड की कल्टीवेशन करना बहुत मुश्किल और बहुत खतरनाक है। अगर तुमने गलती की तो मैं भी तुम्हें बचाने के काबिल नहीं रहूंगा। बॉडी रिफाइनिंग मेथड की कल्टीवेशन करना भी बहुत तकलीफदेह है। क्या तुम इसे बर्दाश्त कर सकते हो? अनसेस्टर 13 आपको यकीनन मायूस नहीं करेगा। 13 ने वांगलिन को ऐसी डिटर्मिनेशन के साथ देखा जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। वांगलिन ने कुछ देर सोचा और फिर अपने बैग ऑफ होल्डिंग को छुआ। उसने जेड का एक टुकड़ा निकाला, अपनी पेशानी पर दबाया, उस पर मालूमात नक्श की और उसे 13 की तरफ फेंक दिया। तुम्हारे जिस्म में डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी है, इसलिए तुम्हें इसके अंदर देखने के काबिल होना चाहिए। जब 13 ने जेड कबूल किया तो उसके दिल में जोश नाकाबिले बयान था। उसने जाने से पहले कई बार सजदा किया। जब तक 13 चला नहीं गया, वांगलिन ने आह नहीं भरी। आखिर में उसने फिर भी 13 को एंशिएंट गॉड टैक्टिक नहीं दी। इसके बजाय उसने जायंट डीमन क्लैन के बारे में जो कुछ वो जानता था उसे तरतीब दिया और उसे दे दिया। अगर वो जायंट डीमन क्लैन का बॉडी रिफाइनिंग मेथड मुकम्मल कर लेता है तो मैं उसे एंशिएंट गॉड टैक्टिक का पहला मरहला सिखाऊंगा। अगर वो नहीं कर सका तो इसका मतलब बस ये है कि वो एंशिएंट गॉड टैक्टिक सीखने के लिए मुकद्दर नहीं है। पलक झपकने में 2 साल और गुजर गए। इन 2 सालों में सोल रिफाइनिंग ट्राइब ने पागलों की तरह तरक्की की। ट्राइब का साइज 20 किलोमीटर से बढ़ता रहा। अब ये तकरीबन 150 किलोमीटर चौड़ा था और ट्राइब में 5000 से ज्यादा मर्द थे। 50,000 किलोमीटर के इलाके में 2 ट्राइब्स के अलावा, जिनमें 10,000 अरकान थे, बाकी सबको सोल रिफाइनिंग ट्राइब ने निगल लिया था। इन 2 सालों में वांगलिन ने 3 बार कार्रवाई की, क्योंकि कुछ दुश्मन ट्राइब्स में कोई ताकतवर शख्स था। ताहम बंजर जमीन में चाहे वो कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, वो वांगलिन का मुकाबला नहीं कर सकते थे। ये कहना होगा कि इस वीराने में अपनी ताकत बनाने का वांगलिन का मंसूबा काम कर रहा था। इस वक्त वो 5000 लोगों की फौज की कमान कर रहा था जो सोल रिफाइनिंग स्पेल जानते थे। अगरचे वो इनफरादी तौर पर इतने ताकतवर नहीं थे, लेकिन जब वो सब मिलकर अपने सोल फ्रैगमेंट्स छोड़ते थे तो वो एक बड़ा धमाका करते थे। अगर उन्हें बढ़ने के लिए काफी वक्त मिल जाए तो वांगलिन एक बहुत ताकतवर फौज को कंट्रोल करेगा। इस 50,000 किलोमीटर के इलाके में 3 ट्राइब्स के दरमियान मामला रुक गया। असल में ओयिंग हुआ बड़े ट्राइब्स में से एक पर हमला करना चाहता था, लेकिन उसे वांगलिन ने रोक दिया। वो चाहता था कि ट्राइब मेंबर्स दूसरों पर हमला करना छोड़ दें और कल्टीवेशन पर तवज्जो मरकूज करें। वांगलिन के अल्फाज ट्राइब के लोगों के लिए मुकद्दस थे। एक काबिले जिक्र चीज 13 था। इस बच्चे की साबित कदमी हैरानकुन थी और वो जायंट डीमन क्लैन के बॉडी रिफाइनिंग मेथड का कुछ हिस्सा सीखने में कामयाब हो गया था। उसका जिस्म लोहे की तरह सख्त था और जंग के दौरान वो हमेशा सबसे आगे हमला करता था। कोई उसे रोक नहीं सकता था। 4 साल के अरसे में वांगलिन ने एक वादी में मौजूद छोटे से ट्राइब को 5000 से ज्यादा लोगों वाले बड़े ट्राइब में बदल दिया। वांगलिन ने उन सब को कल्टीवेशन पर तवज्जो मरकूज करने का हुक्म दिया, क्योंकि उसके दूसरे मंसूबे थे। उसने कुछ देर के लिए ट्राइब छोड़ने का फैसला किया। उसका हदफ एंशिएंट डीमन सिटी था। 4 साल पहले वांगलिन के पास जाने का मौका था, लेकिन वो नहीं गया क्योंकि उस वक्त के वांगलिन के पास अपनी कोई ताकत नहीं थी। अगर वो चला भी जाता तो ये बेफायदा होता। 4 साल बाद वांगलिन आखिरकार बगैर किसी फिक्र के एंशिएंट डीमन सिटी जा सकता था। अगर वो एंशिएंट डीमन सिटी में ठिकाना नहीं बना सका तो भी उसके पास सूरत हाल को बेहतर बनाने की सलाहियत होगी। राब्ते को आसान बनाने के लिए उसने आधा महीना लगाकर 2 वॉइस ट्रांसमिशन जेड्स बनाए। उसने एक अपने पास रखा और दूसरा सोल रिफाइनिंग ट्राइब के अंदर छोड़ दिया। अगर ये हकीकत ना होती कि उसके पास साजो सामान की कमी की, तो वो सोल रिफाइनिंग ट्राइब के अंदर एक ट्रांसफर अरे लगा देता। इस तरह वो पलक झपकने में वापस आने के काबिल होता। वांगलिन इस बार अकेला नहीं जाने वाला था। उसके साथ 2 नौजवान होंगे और उनमें से एक 13 था। दूसरे शख्स का नाम हुआ पाओ था। वो एक छोटे ट्राइब से था और पहले ही अपनी डेमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी को बेदार कर चुका था।
जब वो शामिल हुआ तो उसके पास डेमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी के 2 स्टार्स थे और वो उस छोटे ट्राइब का नंबर 1 माहिर था। ओयंग हुआ ने खुद इस शख्स को पकड़ा और उसे यादाश्त मिटाने वाला सूप पीने पर मजबूर किया। फिर ये शख्स सोल रिफाइनिंग ट्राइब का रुकन बन गया। ये शख्स कल्टीवेशन में बहुत बासलाहियत था। डेमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी के 2 स्टार्स के आगाज से वो जल्द ही सबसे आगे निकल गया और ओयंग हुआ के करीब पहुंच रहा था। इस वक्त वो पहले ही 5वें मरहले तक पहुंच चुका था और उसके पास 31 प्राइमरी सोल्स के साथ 97 सोल फ्लैग्स थे। उसकी मौजूदा ताकत कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं थी। वैंगलिन ने इस शख्स में एक जीनियस देखा। अगरचे सोल रिफाइनिंग स्पेल सीखना आसान था, लेकिन सिर्फ 4 साल में कोर फॉर्मेशन स्टेज तक पहुंचना ऐसी चीज थी जिसकी वैंगलिन ने कभी तवक्को नहीं की थी। इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि उसके पास पहले ही डेमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी के 2 स्टार्स थे। इसका इस जमीन में मौजूद डेमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी से भी बहुत ताल्लुक था, लेकिन ये पहली बार था कि वैंगलिन ने हुआ पाओ जैसी सलाहियत वाला कोई शख्स देखा। अगर वो 100 सालों में सोल फॉर्मेशन स्टेज तक पहुंच सकता तो वो सलाहियत के लिहाज से रेड बटरफ्लाई को पकड़ लेगा, यहां तक कि वो रेड बटरफ्लाई से एक सर ऊपर होगा। वैंगलिन इस तरह की सलाहियत की बहुत परवाह करता था, इसलिए उसने उसे ट्राइब में छोड़ने के बजाय कंट्रोल करना आसान बनाने के लिए अपने पास रखने का फैसला किया। हुआ पाओ नाम के नौजवान का वैंगलिन के लिए एहतराम 13 से कम नहीं था। जब उसने सुना कि एंसेस्टर उसे बाहर ले जाएंगे तो वो बहुत पुरजोश था। जहां तक 13 का ताल्लुक है, उसके जिस्म की ताकत हैरान कुन हद तक पहुंच चुकी थी। अगर वो हुआ पाओ से लड़ता भी तो वो नुकसान में ना रहता। इसका उसके डिटर्मिनेशन और कोशिश से बहुत गहरा ताल्लुक था। बॉडी रिफाइनिंग मेथड हासिल करने के बाद उसने कई दिन और रात कल्टीवेशन में गुजारे। कल्टीवेशन के लिए संजीदगी के लिहाज से वो ट्राइब में नंबर 1 था। इस सुबह जिस वक्त सूरज आसमान पर तुलू हुआ, वैंगलिन सोल रिफाइनिंग ट्राइब से बाहर निकला। हुआ पाओ और 13 गार्ड्स की तरह उसके पीछे चले। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।